चैप्टर 3, प्री सोक्रेटिक थिंकर। आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाई शुड वी केयर अबाउट प्री सोक्रेटिक थिंकर? ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। इवन दो सोक्रेटिक भी हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। सो व्हाई शुड वी केयर? यू शुड केयर बिकॉज प्री सोक्रेटिक फिलोसफर आर नॉट जस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स, दे आर द फर्स्ट थिंकर्स who challenged myth and laid the foundation of logic, rationality, and science. For a UPSC aspirant, understanding them is like learning the roots of Western thought, which can significantly enhance your analytical ability, philosophical depth, and answer writing skills. UPSC demands critical thinking, not rote learning. आप जितना मर्जी रोट लर्निंग कर लो, आप मे बी आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप मेंस क्लियर कर लोगे, पर कभी भी आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे. सो प्री सोक्रेटिक थिंकर चैलेंज blind beliefs and searched for rational explanation, exactly what UPSC expects from you. UPSC answers are not about memorization, but about reasoning and structured arguments. And these thinker teach that skills. इन्होंने ब्लाइंड बिलीफ पे क्वेश्चन उठाए. इनसे पहले जो मोस्टली सोसाइटीज़ थी ग्रीक्स की या ऑल ओवर दी वेस्टर्न वर्ल्ड, वो माइथोलॉजी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे. वो रैशनलिज्म पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे किसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो उनको ऐसा लगता था जो बारिश के देवता है ना, वो हमसे नाराज़ है, हमें प्रेयर करनी चाहिए, हमें बलि देनी चाहिए. वो इन चीज़ों को समझते नहीं थे. वो साइंटिफिक वे में चीज़ों को समझने की बजाय, लॉजिक से समझने की बजाय, वो अंधविश्वास पर ज़्यादा भरोसा करते थे. क्योंकि उनको अंधविश्वास, वो माइथोलॉजी एक काइंड ऑफ रिलीफ देता था. और मान लो कि किसी दिन बिजली कड़क गई, आसमान में बिजली चमक रही है, तो वो ऐसा सोचेंगे जो गॉड ऑफ थंडर है ना, वो हमसे नाराज़ है. अगर मान लो कोई बीमार हो गया तो उनको ऐसा लगता है कि हेल्थ के देवता हमसे नाराज़ है. वो मोस्टली इस तरह से सोचते थे. सोचो कि सोसाइटी में हर लोग ऐसे सोचते हो, उनके बीच में कुछ बंदे आए और बोले नहीं, ये गलत है, इसके पीछे लॉजिक है. सोचो कितनी बहादुरी का काम होता होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे एक इंसान की ज़िंदगी की कोई वैल्यू भी नहीं होती थी. अगर कोई देवता को कुछ बोल देता था तो उसको मार भी देते थे, और इतने रूल एंड रेगुलेशन भी नहीं होते थे. फिर भी कुछ बंदों ने हिम्मत की और रैशनैलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी एज कंपेयर टू माइथोलॉजी. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न अबाउट प्री सोक्रेटिक थिंकर. जो हमारे पहले थिंकर है उनका नाम है थेल्स. थेल्स ऑफ मिलाइटस. मिलाइटस आज के टर्की के पास है, पोर्ट सिटी. थेल्स एक पोर्ट सिटी, मिलाइटस के बंदे थे. वहाँ के जो लोग मेनली डिपेंडेंट थे वो थे ट्रेड के ऊपर. ओके, वो ट्रेड करते थे, नए नए कल्चर से मिलते थे, और सबको पानी की इंपॉर्टेंस समझ आती थी. थेल्स ने देखा कि पानी हर जगह है. प्लांट्स को पानी की ज़रूरत है, एनिमल्स को पानी की ज़रूरत है, ह्यूमंस पानी पे डिपेंडेंट है, क्लाउड्स. फिर उन्होंने सोचा अगर पानी सब जगह है तो शायद ये दुनिया का जो बेस एलिमेंट है ना, वो पानी है. आपको लगेगा कि यार ये मतलब इस बंदे ने इतना ही बड़ा है क्या सोच लिया, इसमें क्या बात है, इसमें अगर मैं होता तो मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन होती, मैं भी ऐसे देखता तो मैं भी बोल देता. पर आपको ना ये वैसा वैसा ही सोच है जैसा 1985 में या 1990 में कोई बंदा इंटरनेट के बारे में कुछ बोल रहा हो. जिस टाइम पे मोस्टली आबादी के पास लाइट भी नहीं थी, लोग दिया जला के या मोमबत्ती जला के अपना गुजारा करते थे. उस टाइम पे कोई बंदा आके बोलता कि भाई साहब आज से 20 साल या 25 साल के बाद
इंटरनेट इतना फैल जाएगा कि आप अमेरिका में बैठे हुए लोग से वीडियो कॉल पे बात कर पाएंगे। तो वो क्या सोचते, वो सोचते पागल है, पता नहीं कौन है। सेम वैसे ही कंडीशन थेल्स के सामने थी। जब लोग वहां पे ये विश्वास करते थे कि देवताओं ने, भगवान ने ये दुनिया बनाई है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उस टाइम पे थेल्स ने लॉजिकल वे में, डिपेंड ये नहीं करता कि उनका लॉजिक सही था या गलत था, डिपेंड ये करता है कि उन्होंने लॉजिकल वे में चीजों को देखना स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला कि दुनिया का बेस एलिमेंट पानी है। तो उनको ये आइडिया कहाँ से आया होगा? तो थेल्स ने देखा कि पानी की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और उन्होंने देखा कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ना, वो नील रिवर पे डिपेंडेंट थी। तो शायद वहां से भी उन्होंने ये आइडिया लिया होगा। ट्रेड एंड ट्रैवल ने नए नए आइडियाज दिए, क्योंकि जब ट्रेड होता है ना, तो सिर्फ चीजों का ट्रेड नहीं होता, आइडियाज का, वैल्यूज का भी ट्रेड होता है। तो उनको ऐसा लगा कि पानी ही सब कुछ है, सब कुछ पानी से ही बना है। जैसा कि हमने बोला, थेल्स इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट फिलोसोफर इन द वेस्टर्न ट्रेडिशन बिकॉज he sought natural explanation for the world rather than relying on mythology. He introduced the idea that natural phenomena have logical explanation, which laying the foundation of scientific inquiry. उन्होंने बोला जो पानी है वो फंडामेंटल सब्सटेंस है सब चीज का, that make the beginning of metaphysical thought. हमने लास्ट चैप्टर में देखा था मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स का जो मेन क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रियलिटी। तो ये किसका आंसर दे रहे हैं थेल्स? इनके दिमाग में आया कि ये रियलिटी है क्या, तो इन्होंने आंसर दिया वाटर इज रियलिटी। सो जो हमारे नेक्स्ट थिंकर है वो है एनेक्सिमेंडर। इन्होंने थ्योरी दी द एप्रियन थ्योरी। इन्होंने बोला दुनिया एक अननोन लिमिटलेस चीज से बनी है। वो लिमिटलेस चीज क्या है? एप्रियन। जो ये एनेक्सिमेंडर थे, ये थेल्स के स्टूडेंट थे, बट वो उनसे एक स्टेप आगे चले गए। उन्होंने बोला यार पानी नहीं, पानी सब चीजों का बेस नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि कुछ अनडिफाइंड एंड लिमिटलेस चीज है जो सब कुछ बनाती है। जो हमारी रियलिटी है वो एप्रियन से बनी है। और उन्होंने ये भी बोला था कि लाइफ पानी से इवॉल्व हुई है। आपको अर्ली डार्विन वाइब्स आ रही है? क्योंकि डार्विन आल्सो स्टार्टेड देयर एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी फ्रॉम द वाटर। तो एनेक्सिमेंडर को कहाँ से आइडिया आया होगा कि सब कुछ एक अनडिफाइंड चीज से बना है जो एप्रियन है? तो उन्होंने स्काई देखा, सोचा ये दुनिया इतनी बड़ी है, क्या पानी अकेला सब कुछ बना सकता है? उन्होंने देखा कि न्यू लैंड फॉर्म हो रही है इरोजन से, समझा कि ये दुनिया ना डायनेमिक है। कभी दिन होता है, कभी रात होती है, कभी चांद पूरा होता है, कभी चांद आधा होता है, स्टार्स की मूवमेंट भी चेंज हो रही है, नदी भी बह रही है, समुद्र की लहरें बह रही है, सब कुछ डायनेमिक है। तो फिर वहां से उनको आइडिया आया कि पानी से सब कुछ नहीं होगा, जरूर कुछ और है। उस और को उन्होंने क्या नाम दिया? एप्रियन। इन्होंने अपने थ्योरी से रियलिटी को डिफाइन करने की कोशिश की। ओके, जो नेक्स्ट है वो है एनेक्सिमेनिस। उन्होंने बोला भाई ना एप्रियन है ना पानी है, एयर ही सब है। ये भी मिलाइटिस के थे। उनका मानना था कि जो सब कुछ है ना वो हवा से बना है।
प्री सोक्रेटिक थिंकर है ना, वो सारे जो थिंकर है वो रियलिटी को डिफाइन करने में लगे थे। पहले थेल्स ने बोला था कि सब कुछ पानी है, एनेक्सिमेंटर ने फिर बोला कि इन्फानाइट एप्रियन है, पर एनेक्सिमिन्स ने बोला हवा देखो। उनके हिसाब से एयर कंप्रेस होके वाटर, आइस और सॉलिड बनाता है। बेसिकली मैटर ट्रांसफॉर्मेशन का एक पहला कंसेप्ट दिया। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट था ये? तो उनको कहाँ से आइडिया आया होगा? उन्होंने देखा कि हम सांस लेते हैं, तो इसका मतलब सांस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एयर लाइफ का इसेंशियल पार्ट है। क्लाउड से रेन, रेन से वाटर, वाटर से आइस। सोचे कि शायद एयर ही सब कुछ बना सकता है। उन्होंने स्काई और विंड का स्टडी किया, देखा कि हवा ही सब कुछ मूव करती है। हवा ही सॉइल इरोजन करती है। हवा ही एक चीज को उठा के दूसरी जगह लेके जाती है। तो उनके अकॉर्डिंग जो रियलिटी है, जो हमारे आसपास चीजें बनी है, वो एयर से ही बनी है। जो उसके बाद नेक्स्ट थिंकर आए, वो आए हेराक्लाइटस, द फिलोसोफर ऑफ फायर। उन्होंने बोला कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वो कहाँ के रहने वाले थे? वो थे एपिसस। आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट। जो आज का टर्की है। उनका जो मेन आइडिया था ना, वो था कि दुनिया हमेशा बदल रही है, चेंज इज रियल। जो हेराक्लाइटिस थे, वो एक रिच सिटी से थे, जहाँ नए नए लोग आते थे, नए आइडिया से मिलते थे। उन्होंने देखा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ फ्लो में है। उनका एक बड़ा ही उनका एक थॉट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बोला कि तुम एक रिवर में 2 बार पैर नहीं रख सकते, क्योंकि पानी चेंज हो चुका है। जब आपने पहली बार पैर रखा होगा ना जिस रिवर में, उसी रिवर में आप दोबारा से पैर नहीं रख सकते, क्योंकि जब आपने पहली बार पैर रखा होगा और जब दूसरी बार रखने जाओगे, जो पानी आपके पैर को टच करके, जिस जिस पानी ने आपके पैर को पहली बार टच किया, वो पानी तो बह गया। तो उन्होंने बोला था चेंज इज द कांस्टेंट। तो उनको ये आइडिया कहाँ से आया होगा? उन्होंने देखा कि सीजन बदल रहे हैं, लोग बड़े हो रहे हैं, रिवर फ्लो करती है, मतलब दुनिया कांस्टेंट चेंज हो रही है। फिर देखा वो सब कुछ ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब शायद दुनिया की रियलिटी भी यही है। उनको लगा ऑपोजिट से बैलेंस बनता है, डे, नाइट, लाइफ, डेथ, जॉय, सोरो। तो हेराक्लाइटस ने बोला चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आगे आए हमारे पाइथागोरस बाबा। उन्होंने बोला भाई मैथ ही यूनिवर्स है। उन्होंने बोला कि नंबर ही दुनिया का असली स्ट्रक्चर है। पाइथागोरस सिर्फ एक मैथमेटिशियन ही थे, एक फिलोसोफर भी थे। उनका मानना था कि प्योर यूनिवर्स में मैथ का एक सीक्रेट कोड छुपा है। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जो नंबर्स, म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी स्टडी करती थी। उनको कहाँ से आया होगा ये आइडिया? इजिप्ट और बेबीलोन गोमा से। वहाँ से एडवांस मैथ सीखा उन्होंने। म्यूजिक में देखा कि नोट्स एक मैथमेटिकल रेशो फॉलो करते हैं। उनको लगा कि नंबर डिवाइन होते हैं, हर चीज़ एक मैथमेटिकल पैटर्न पर ही बेस्ड होती है। आप देख रहे हो, प्री सोक्रेटिक थिंकर कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के रियलिटी को एक्सप्लेन करने में लगे हैं। ये ऐसा नहीं बोल रहे कि सब कुछ भगवान ने बनाया है, देवता ने बनाया है। चाहे इनकी एक्सप्लेनेशन सही थी या गलत थी, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम
ये देखेंगे कि वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस हिसाब से आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। देन हमारे पास आए द एटोमिस्ट, पहले वाले साइंटिस्ट। ये एब्डेरा के थे, ग्रीस। उन्होंने बोला कि सब कुछ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है, एटम से बना है। सबसे पहले पार्टिकल थ्योरी दी इन्होंने। उन्होंने कहा था कि छोटी छोटी पार्टिकल्स एक एम्प्टी स्पेस में मूव करते हैं और उनसे सब कुछ बनता है। मतलब एटम्स की थ्योरी दी। जैसे आज हम एटम्स को जानते हैं कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, वैसे ही नहीं, बट उन्होंने बोला कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिससे सब कुछ बना है। इसके बाद आए एनेक्सागोरस। उन्होंने बोला एक यूनिवर्सल माइंड सब कुछ कंट्रोल करता है। जो यूनिवर्स को गवर्न करता है एक माइंड है। उन्होंने मून और सन को साइंटिफिकली समझने की कोशिश की, पर ये बोल्ड आइडियाज उनको महंगे पड़े। एथेंस में उनको एग्जाइल कर दिया गया। वो तो यार, हर जो ओपन माइंडेड बनता है उसको सोसाइटी आज भी कहाँ एक्सेप्ट करती है, हजारों सालों के बाद भी। तो जो ये लोग थे, ये फिलोसफर और साइंटिस्ट थे जो मिथ से निकल के लॉजिक की तरफ आए। इनसे सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल और आज के मॉडर्न साइंस को भी इंस्पिरेशन मिली। सो कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करो और मुझे बताओ इन सब में से आपको कौन सा फिलोसफर सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, जो आज के करंट टाइम के साथ रिलेट करता हो। ओके।